अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बहुत सारी चीज़ों का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी लिविंग बीइंग हैं, चाहे हम लिविंग बीइंग की बात करें जिसमें हमारे एनिमल्स आ जाते हैं और इवन प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक। जब ये एनिमल्स प्लांट्स ये सब मर जाते हैं, यानी कि इनकी डेथ हो जाती है, तब ये लैंड के अंदर, यानी कि अंदर ज़मीन के अंदर जो हमारी लैंड है उसकी क्रस्ट के अंदर, जिसको हम अर्थ क्रस्ट बोल सकते हैं, सालों तक पड़े रहते हैं, ठीक। और वहाँ पर ये टर्न कर देते हैं पेट्रोलियम में, कोल में और गैसेस में, ठीक। इन्हीं चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं बाद में एज ए फ्यूल, ठीक। तो जब फ्यूल की बात आएगी जिसमें आप यूज़ करते हो पेट्रोल, आप यूज़ करते हो डीजल, आप यूज़ करते हो इसके साथ में जैसे सीएनजी, गैसेस में सीएनजी और एलपीजी, और इसके अलावा भी बहुत सारे यानी कि जो भी कैरोसिन ऑयल वगैरह आते हैं, ठीक। ये सब के सब क्या होते हैं, इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली अगर बात करें कार्बन की, तो कार्बन का एक बहुत बड़ा रोल है चीज़ों के अंदर, और ये एज ए फ्यूल यूज़ होते हैं बिकॉज हमको इनको बर्न करने पर, कोल वगैरह को बर्न करने पर एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ों को चलाने में, ठीक। तो एनर्जी की फॉर्म में, जो एनर्जी की दो फॉर्म्स होती हैं जो हमको इनसे मिलती हैं, वो होती है एक तो हीट और दूसरी होती है लाइट, ठीक। तो ये दो फॉर्म्स हमको पार्टिकुलरली मिलती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं दूसरे व्हीकल्स को चलाने में, फैक्ट्रीज़ को चलाने में, टर्बाइन्स को चलाने में, ठीक। और स्टीम इंजन वगैरह चलाने में बहुत सारी चीज़ जगहों पर इसका यूज़ होता है। अब इसी की केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक। तो इसकी जो पहली रिएक्शन है उसको बोलते हैं कंबर्जन रिएक्शन। ये रही तुम्हारी कंबर्जन रिएक्शंस, ओके। इन द केस ऑफ कंबर्जन रिएक्शन व्हाट यू रियली फाइंड कि ये कंबर्जन रिएक्शंस जो होती हैं दे टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर। और एयर के अंदर भी जो कंबर्जन को सपोर्ट करती है वो एक गैस होती है जिसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन गैस। इफ देयर इज नो ऑक्सीजन गैस तो कंबर्जन विल नॉट टेक प्लेस, इट्स अ क्लियर, ठीक। और ये होती है हमारी ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक। जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ रखा था, जो एक ऑक्सीडेशन होता है उसका मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से वो चीज़ क्या होगी, बर्न करेगी, और उसके बर्न करने की वजह से क्या होगा, हमको मिलेगी हीट और साथ में मिलेगी लाइट, ओके ओके। जैसे अगर हम बात करें इसको दो केसेस में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे अगर तुम्हारे पास पेपर है, तुम्हारे पास वुड है, ठीक, तुम्हारे पास कोल है, और जैसे हम यहाँ पे बुक्स वगैरह भी पेपर की बनी होती हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर आपके पास ये इनमें से कोई भी चीज़ है, जैसे ग्रेफाइट भी रख लो आप यहाँ पर, और जैसे डायमंड भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन का बना होता है, तो अगर हम अपनी वाली पे आ जाए तो हम इसको भी जला सकते हैं। तो अगर हम इसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये बर्न होगा और देगा हमको CO2, और साथ में देता है ये हीट एंड लाइट, ठीक। तो ये दो चीज़ें बनाता है, और साथ में बनाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑलराइट। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जैसे मीथेन, ये एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है गैसेस का, ठीक। जैसे हम एलपीजी की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें बायोगैस की, इवन सीएनजी की भी बात करें तो उसमें भी ये होता ही होता है, ठीक। नॉर्मली ब्यूटेन और प्रोपेन की बात करते हैं, लेकिन मीथेन भी उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में होता है। अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो ये बर्न करता है और हमको देता है CO2, और साथ में देता है ये वाटर, ठीक। और हमको मिलेगी हीट प्लस लाइट, ये एनर्जी की फॉर्म्स है, ठीक। और ये हमको जो प्रोडक्ट मिलता है इसके साथ, ठीक। इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ 2 लिख देना है। अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर लेट्स से टॉक अबाउट कि हम क्या करते हैं,
एथेनॉल को भी जलाते हैं, यानी कि अल्कोहल को भी जलाते हैं। तो व्हेन यू बर्न द अल्कोहल इट विल बर्न इनटू लाइक कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे और साथ में बनता है हमारे पास 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, तो टोटल आप देखोगे 2 दूनी 4 और 3, ये बैलेंस हो गया और साथ में मिलती है हमको हीट एंड लाइट। ठीक, इसी तरीके से अगर आप बात करते हो ब्यूटेन की, तो ये होता है ब्यूटेन हमारे पास, ये हमारे पास ब्यूटेन। ठीक है, ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है गैसेस का, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG। ठीक है, अगर आप इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो देन इट विल बर्न इनटू 4 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड और 5 टाइम H2O। ठीक है, तो यहाँ पे 8 और 5 ये हो गए तुम्हारे, 8 और 5 13, यहाँ पर आ जाएगा ये 13 डिवाइड बाई 2। ठीक, इस तरीके से, और यहाँ पे भी हमको वही चीज़ मिल रही है, हीट और लाइट। ठीक, तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी जिसको तुमको पार्टिकुलरली याद रखना है कि यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसी के अंदर कि जब भी आप किसी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हो, कार्बन को बर्न करते हो, ठीक, जैसे सपोज करें सेचुरेटेड में मतलब हम बात कर रहे हैं एल्केन की, यानी कि जहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड, हमेशा यहाँ तो सिंगल बॉन्ड रहेगा ही, एंड ऑल्सो कार्बन कार्बन के बीच भी क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो आपको जो फ्लेम मिलेगी वो क्लीन फ्लेम मिलेगी एकदम, यानी कि यहाँ पे आपको स्मोक वगैरह की अमाउंट नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि ब्लैक कलर का जो स्मोक निकलता है वो ब्लैक वाला स्मोक दिखाई नहीं देगा आपको, एकदम क्लीन फ्लेम मिलेगी, क्योंकि CO2 बन रही है और CO2 क्या है, सब की सब जलने के बाद एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे कोई काले के जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पे बात करें हम अनसेचुरेटेड की, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात कर लें, ठीक, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में थोड़ा केस अलग हो जाता है। ठीक, तो जब तुम इसको बर्न करते हो तो यहां पर आपको मिलेगी एक येलो एंड ब्लैक स्मोक। ठीक, ये येलो फ्लेम होती है और ब्लैक कलर का जो होता है वो स्मोक होता है। ठीक, और इसका मेन रीज़न जो है वो होता है बिकॉज क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसमें कार्बन कंटेंट, एल्केन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन कंटेंट कम होता है। ठीक है, लेकिन जब एल्कीन की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं एल्काइन की, ठीक, तो यहाँ पे कार्बन कंटेंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और कार्बन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, उसकी बर्निंग जो है कंप्लीट नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से हमको ब्लैक कलर का एक स्मोक दिखाई देने लगता है। तो पहली चीज़ तो ये आ गई हमारे साथ। दूसरी बात है कि अगर यहीं पर, ये तुमको याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अगर हम कार्बनिक कंपाउंड लें और इसको हमने एक एक्सिस में ऑक्सीजन सप्लाई की तो हमको हमेशा मिलेगा CO2 और ये कम्प्लीटली बर्न करेगा, हीट मिलेगी और साथ में मिल जाएगी लाइट। ठीक है, लेकिन यहीं पर इस कार्बन कंपाउंड के साथ अगर हम क्या कर दें कि हम यहाँ पर सिर्फ सप्लाई करें लिमिटेड, ठीक, तो ये देता है हमको यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, और यहाँ पर भी थोड़ी हीट निकलती है, और बस उसके साथ दूसरी चीज़ जो तुमको दिखाई देगी वो ये होगी कि ये गैस जो है एक पॉइजनस गैस है। ठीक, पॉइजनस होने की वजह से ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती है हेल्थ को, हार्मफुल फॉर हेल्थ। और इवन अगर ज़्यादा तुम इसको इनहेल कर लो इन एक्सिस तो लीड टू डेथ। आपने पार्टिकुलरली बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी कि कुछ घरों में क्या होता है कि वो रात को जलती हुई अंगीठी रख के सो जाते हैं कोल्ड या विंटर के मौसम में, नॉर्मली विंटर के मौसम में, और जिसकी वजह से वहाँ पर जो सोते हुए लोग थे वो सोते रह जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि जब ये कार्बन वहाँ पर कोई भट्टी में जो वुड वगैरह जलता होता है वो जितनी भी रूम के अंदर ऑक्सीजन थी उस सबको पहले तो कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर जो रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन बची वो कन्वर्ट होने लगती है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड में। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड,
ठीक। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, धीरे धीरे क्या करती है कि जो बॉडी के अंदर जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक, इस हीमोग्लोबिन के साथ अराउंड 300 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक। तो O2 की कंपेयर में 300 टाइम्स। तो अगर ये एक बार जुड़ जाए यानी कि आपके ब्लड के हीमोग्लोबिन से, तो बहुत आसानी से छूटती नहीं, ठीक। इसी वजह से इंसान की जो बॉडी हो जाती है एकदम अकड़ जाती है, यानी कि वो कोई एक्शन भी नहीं ले सकता है इमीडिएट। अगर वो कोशिश करे कोई एक्शन लेने की तो वो कोई एक्शन भी नहीं ले सकता। इसीलिए इसी गैस को, ये इसी वाली गैस है, इसको बोलते हैं साइलेंट किलर, ठीक, साइलेंट या साइलेंस किलर, ठीक। तो ये चीज़ याद रखनी है। ये मतलब एकदम शांति से इंसान सीधा ऊपर जाता है। दूसरी चीज़ है कि अगर हम कोई कार्बनिक कंपाउंड लें, वो सेचुरेटेड ही है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है और इस सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हम लिमिटेड एयर की एक्सिस में, यानी कि एक तरीके से लिमिटेड एयर में बर्न करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको देखने क्या मिलेगा कि यहाँ पे बनता है ये, इसे बोलते हैं अनबर्न्ड कार्बन, ठीक। एंड इट बर्न विद सूटी फ्लेम, यानी कि एक ब्लैक कलर का स्मोक निकलता हुआ नज़र आएगा। ये चीज़ तुम नोटिस कर सकते हो कि जब तुम देखोगे कहीं पर, जैसे ये क्या होता है, लिमिटेड एयर ऑफ ऑक्सीजन में ये आपको देखने को मिलेगा। और ये आप देखोगे जैसे किसी फैक्ट्री वगैरह से जो चिमनी होती है वहाँ से धुआं निकलता है, ठीक। तो वो एकदम ब्लैक कलर का धुआं होता है और जैसे पाउडर जैसा। वे पाउडर जो हो गए जो है ना, वो पाउडर ही क्या है यहाँ पर, वो ये अनबर्न्ड कार्बन है और ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग है, यानी कि एकदम ब्लैक कलर का होता है ये, एकदम ब्लैक सूटी फ्लेम जैसा, ठीक। और दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, क्योंकि लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अब बात करते हैं हम जब भी आप देखोगे कि आपके घरों पे जो स्टोव वगैरह होते हैं, जैसे मम्मी स्टोव का यूज़ करती हैं या फिर बर्नर का यूज़ करती हैं, ठीक, गैस वाले बर्नर जो, उसमें गैस भरी रहती है, ठीक। तो अब जब गैस जलती है और आप देखते हो कि उसकी फ्लेम जो है ब्लू फ्लेम है, और अगर ब्लू फ्लेम आ रही है, याद रखना इस बात को, अगर ब्लू फ्लेम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन की एक्सिस है वो कंप्लीटली बर्न करने में हेल्प कर रही है, ठीक। इसको हम ऐसे समझते हैं, आपने देखा होगा कि जो बर्नर होता है, ठीक, उसमें यहाँ पे लगा रहता है पाइप गैस का, तो यहाँ से आता है हमारा एलपीजी, ठीक। और यहाँ पे रहते हैं बहुत सारे, एक तरीके से पोरस होता है एकदम ये, ठीक। जब बहुत तेज़ी से गैस यहाँ से निकलती है तो बाहर से प्रेशर के साथ जो ऑक्सीजन होती है इसमें एंटर कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे गैस निकल के आ रही है, जो बर्न कर रही है, एक तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बर्न करने वाली जो गैस है, जो बर्न हो रही है, वो एक मिक्सचर बन जाता है। यहाँ पर क्या बन जाता है, एक मिक्सचर बन जाता है, मिक्सचर ऑफ एक तो एलपीजी और साथ में एयर का। और अगर यहाँ पे ये पोर्स कंप्लीटली खुले हुए हों, यानी कि ये ओपन हुए, सारे के सारे पोर्स क्या हैं, कंप्लीटली ओपन हो, तो गैस अंदर से जा पाएगी बढ़िया तरीके से और ये बर्न करेगा विद ब्लू फ्लेम। लेकिन इंस्टीड ऑफ दैट, जो ब्लू फ्लेम आनी चाहिए थी उसकी जगह तुमको देखने मिल रही हो येलो कलर की फ्लेम। और आपके जो बर्तन थे, जैसे यहाँ पे हमने एक बर्तन बना लिया, ये जो बर्तन है, यहाँ पर आपको मिले ब्लैक कलर की कालिख, ठीक है। तो ये यहाँ पर ब्लैक एंड हो जाए, ब्लैकन बॉटम हो जाए आपका, जो भी आपने पोट यूज़ किया है, ठीक है। उसकी जो पोट की बॉटम है वो क्या हो रही है, ब्लैक हो रही है, यानी कि ब्लैक एंड हो रही है। अब इसका मेन रीज़न क्या होता है कि यहाँ से जो ये मिक्सचर जा रहा था इसके थ्रू होकर, ठीक है, जो इसके थ्रू होकर मिक्सचर जा रहा है वो कंप्लीटली वहाँ तक कंप्लीट ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर नहीं जा रहा, ठीक। यानी कि यहाँ पर ये पोर्स क्या हो गए, पोर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बंद हो गए, यानी कि ये स्टॉप कर रहे हैं फ्लो ऑफ एयर, जिसकी वजह से जो तुम फ्यूल यूज़ कर रहे हो वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पा रहा, कंप्लीटली बर्न नहीं हो पा रहा। और जब वो कंप्लीटली बर्न नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ अनबर्न्ड मटेरियल बचेगा, ठीक।
अनबर्न्ड कार्बन आएगा, और जिसकी वजह से जो बॉटम होगा चीज़ होगा वो बॉटम क्या हो जाएगा, वो बॉटम हो जाएगा आपका ब्लैक। ठीक, तो ये चीज़ तुमको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पे कभी भी आपको स्टोव के अंदर या फिर बर्नर के अंदर येलो कलर की फ्लेम दिखाई दे, दैट्स मीन वहाँ पर ऑक्सीजन की इनफ अमाउंट पहुँच नहीं पा रही, जिसकी वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, इन पोर्स को फिर से क्लियर करना पड़ेगा। और जब ये पोर्स क्लियर हो जाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मिक्सचर बहुत आसानी से पहुँचेगा और फ्लेम हमारी फिर से क्या हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी। इससे क्वेश्चन आ गए हैं 1-2 बार, जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो देन वी सिट विद दिस। दूसरी चीज़ बचती है, जैसे अगर हम पेट्रोलियम की बात करें, ठीक, पेट्रोलियम हम जानते हैं, हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, साथ में हम केरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं, साथ में हम यूज़ करते हैं यहाँ पर एलपीजी और सीएनजी। ये सब के सब फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, हज़ारों हज़ार साल के बाद इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो वी ऑल अवेयर अबाउट दैट। ठीक है, तो सबके सब क्या कहला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल कहला रहे हैं। अब इन फॉसिल फ्यूल्स के अंदर, इन सभी फ्यूल्स के अंदर कुछ अमाउंट में क्या होते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर भी रहते हैं। ठीक, और ये नाइट्रोजन और सल्फर जब हम इन सारे के सारे फ्यूल्स को इस्तेमाल करेंगे अपनी रियल लाइफ में, तो ये जो नाइट्रोजन है ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और बना लेगा नाइट्रेट, जैसे कि, या फिर नाइट्रोजन के कोई भी ऑक्साइड, हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको, ये कोई भी ऑक्साइड बना लेगा। ठीक, ऐसे ही जो हमारा सल्फर है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और ये भी सल्फर की कोई भी ऑक्साइड बना सकता है। एक्स का मतलब यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इवन 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, और ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जो है, ये क्या है, एक पोल्यूटिंग एजेंट है, यानी कि ये इन्वायरमेंट को क्या पहुँचाते हैं, हार्म पहुँचाते हैं। ठीक, और दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, क्योंकि ये एयर में जाएंगे, एयर में जाने के बाद ये वाटर से रिएक्ट करेंगे और फॉर्मेशन करेंगे ये H2SO4 का और साथ में HNO3 का जैसे। ठीक, और इस तरीके से ये क्या, जो उसका pH होगा वाटर का, वो pH डाउन हो जाएगा, और जिसकी वजह से जब ये ज़मीन पर आकर गिरेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, एसिडिक रेन होगी। ऑलराइट, इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, that is itself oxidation. ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और होते हैं, उनकी हम बाद में बात करेंगे जब उनकी ज़रूरत होगी। ठीक है, जो हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर ही लेंगे। ओके, ये है हमारे पास CH3CH2OH, इसको बोलते हैं, एक तो नाम है इसका एथाइल अल्कोहल और इसका एक नाम है एथेनॉल। ये IUPAC नेम है और ये इसका कॉमन नाम है। अगर मैं क्या करूँ, इस एथेनॉल को लूँ और इसकी रिएक्शन करवाऊँ एल्किलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, और इसको हीट करना है, हीट मतलब गर्म करना है, या फिर मैं करवा सकता हूँ एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ। इन दो चीज़ों के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ, या तो इसके साथ या फिर इसके साथ, याद रखना है। ठीक है, दोनों में से एक नहीं लेना है, या फिर ये लेना है या फिर ये लेना है, यानी कि दोनों में से कम एक होना चाहिए, ये सवाल है या ये सवाल। तो ये जो तुम्हारा एथेनॉल था ये कन्वर्ट होकर बनाएगा, ये इसको बोलते हैं 1,2-एथेनोइक एसिड, या फिर इसको बोलेंगे हम एसिटिक एसिड। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसमें देखो एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या हो गई है, 2 ऑक्सीजन हो गई हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के बाद ये प्रोडक्ट बन के आता है। ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ये प्रेजेंस में हो रहा है एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड
पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। जनरली ये क्वेश्चन आता है और पूछ लिया जाता है, तो दैट्स वाई रेडी फॉर द क्वेश्चन। अगली रिएक्शन है हमारी एडिशन रिएक्शन। ठीक, एडिशन रिएक्शन को आप समझ सकते हो जैसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते थे ना, बस ये वही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, इसमें क्या होता है, टू रिएक्टेंट्स या मोर कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। तो सच रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, हमारी एडिशन रिएक्शन कहलाती हैं। अब ये रिएक्शन, जब भी एडिशन रिएक्शन की बात आएगी तो दिस रिएक्शन गिवन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये याद रखना है। यानी कि एक चीज़ क्लियर है कि देखो भाई, हाइड्रोकार्बन क्या होना चाहिए, अनसैचुरेटेड होना चाहिए। अब जब कोई चीज़ अनसैचुरेटेड होगी तभी क्या होगा, तभी उसके ऊपर कोई चीज़ जुड़ सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास जोड़ने के लिए स्पेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, दैट्स वाई। और फिर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट की। ठीक, कैटलिस्ट क्या कराते हैं हमारे, दे इंक्रीज रेट ऑफ, रेट का मतलब आप समझ सकते हैं स्पीड से, स्पीड ऑफ एडिशन। यानी कि जो एडिशन होने वाला है उसकी स्पीड को या उसकी रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। दैट्स वाई वी कॉल देम कि भाई ये क्या है, हमारे कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी प्रोसेस को तेज करा देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है बेसिकली। अब होगा क्या, समझ लो इसको। सपोज करो ये मेरे पास है कोई एल्कीन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं H2 के साथ, प्रेजेंस में लिया है मैंने Ni को। Ni क्या है, यहाँ पर कैटलिस्ट है। ठीक, कुछ जगहों पर आपको ये भी मिल सकता है Pt प्लेटिनम या फिर Pd। तो ये है प्लेटिनम, प्लेटिनम भी एक मेटल है, और Pd जो है वो है प्लेटियम, ये भी एक मेटल। तो इनमें से हम किसी भी एक को ले सकते हैं। तो जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो याद क्या रखना है कि ये जो Pt है, Pt के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये जो H2 है, ये H2, ठीक, ये बॉन्ड टूटेगा इधर की ओर, ये बॉन्ड टूटेगा इधर की ओर, और हमारे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन के आएगा। अब देखो, ये था अनसैचुरेटेड और ये बन गया हमारा सैचुरेटेड, क्योंकि सारे बॉन्ड एक जैसे हो गए। यानी कि यहाँ पर एल्कीन से बन के आया हमारे पास एल्केन। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बन के आ गया। ठीक है, अब इस प्रोसेस का जनरली हम यूज़ करते हैं इन हाइड्रोजिनेशन में। हाइड्रोजिनेशन किसका, वेजिटेबल ऑयल का। ठीक, क्या बनाने के लिए, वेजिटेबल घी बनाने के लिए। ठीक, तो वेजिटेबल घी बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले क्या होता है, मार्केट में बिकता था बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अब तो जो हम यूज़ करते हैं रिफाइंड यूज़ करते हैं। ठीक, पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल आता, ऑयल की जगह वेजिटेबल घी आता था, जिसको हम सब्जी वगैरह में बहुत सारे लोग खाते थे। ठीक, तो ये किस तरीके से बनता था, वो बनता था थ्रू दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होती है, हाइड्रोजनेशन, जो किसकी प्रेजेंस में टेक प्लेस करती है, निकल की प्रेजेंस में और हाई टेम्परेचर पे टेक प्लेस करती है, जिसमें जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वेजिटेबल घी में। अब इसका मतलब क्या है कि वेजिटेबल जो ऑयल होगा इसके ऊपर क्या होता होगा, इसके पास होता होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते होंगे इसके अंदर। तो अब इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम कन्वर्ट कर देते होंगे किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक, इस प्रोसेस के अंदर हम इसका यूज़ करते होंगे। अब इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं कि भाई वाई एंड हाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट।
तो जैसे ये माना जाता है कि जो वेजिटेबल्स ऑयल है दैट कंटेंस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अब मानते हैं मतलब हेल्थ के लिए जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हेल्थी होते हैं, तो हमको हमेशा क्या खाना चाहिए, वेजिटेबल्स ऑयली खाना चाहिए। जबकि अगर हम बात करें एनिमल फैट की, वी ऑल्सो ईट द एनिमल फैट ऑल्सो, इसमें क्या होते हैं, इसमें सेचुरेटेड होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। आप समझ गए होंगे जिसको आप बोलते हो देसी घी, ठीक। तो जो देसी घी है वो क्या है, एनिमल फैट के अंदर आ गया। तो ये देसी घी जो रहेगा वो एनिमल फैट का एग्जाम्पल है, जो क्या है अनसेचुरेटेड है, और ये क्या होता है, अनहेल्थी होता है, इनके हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है। तो हमको हमेशा चूज करना चाहिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर कुकिंग, ठीक। और वो क्या होने चाहिए, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि प्लांट्स ऑयल्स वगैरह जो आते हैं, हमेशा हमको इन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक। ऑलिव ऑयल वगैरह, ठीक। तो ऑलिव ऑयल काफ़ी महंगा आता है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है तुमको। तो यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल राइट, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, सब्स्टिट्यूशन से बात करेंगे हम। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को और बोल सकते हैं हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो हम अभी बात करने वाले हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन की। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, देखो जैसे सपोज करो ये मेरे पास कुछ था RH, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई, इससे रिएक्शन हुई, और R की जगह पे क्या, H की जगह पर क्या आ जाएगा, A, और HA यहाँ से निकल जाएंगे। तो इसने क्या किया है, इस वाले ने इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये दोनों एक दूसरे की जगह पे पहुँच गए एक तरीके से। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिप्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इसने सब्सट्रैक्ट कर दिया इसको इसकी जगह से। तो इस तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। तो अक्सर अगर हम बात करें एल्केन की, तो एल्केन क्या होते हैं, ये फेयरली अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक। फेयरली क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, तभी इनको बोलते हैं, मतलब नॉर्मली इनके बारे में यूज़ किया जाता है वर्ड कि दीज आर इनर्ट, क्योंकि ये आसानी से रिएक्शन नहीं करते। इवन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी काफ़ी टेम्परेचर को हाई किया जाता है तब ये रिएक्ट करते हैं। बाकी मोस्टली जो रिएक्टेंट होते हैं इनके ऊपर कोई एज सच इफेक्ट डाल नहीं पाते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि अगर हमको इनकी रिएक्शन करवानी है, तो इनकी रिएक्शन होती है किसके साथ, कि अगर तुम्हारे पास सपोज करो ये है, ठीक, एल्केन, और आप रिएक्शन करवाओ Cl2 से, ठीक। और किसकी, किसी चीज़ की प्रेजेंस में करवानी पड़ेगी, तो प्रेजेंस होती है यहाँ पे सनलाइट या फिर थर्मल एनर्जी, थर्मल भी हाई हीट होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो क्लोरीन है ये थ्रू द फ्री रेडिकल प्रोसेस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी इस तरीके से। इस प्रोसेस को नाम देते हैं क्लोरीनेशन, ठीक है। ये रिएक्शन क्या कहलाती है हमारी, क्लोरीनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो इस तरीके से तुमको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलने वाला है एल्केन के थ्रू, तो वो रिएक्शन कहलाएगी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जो रिएक्शन होगी अगर Cl2 से कराते हैं हम, वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में, याद रखना है सनलाइट की प्रेजेंस में, तब आपको मिलेगा यहाँ पर एक तरीके से हेलो एल्केन, इसको क्लोरो एल्केन लिखता हूँ मैं, क्लोरो एल्केन। ऑलराइट, now we are going to study one more topic, that is some important compounds of carbon.
ऑलराइट, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन। इसमें जो सबसे पहले कंपाउंड है हमारा वो आता है एथेनॉल। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम एथाइल एल्कोहल। ठीक, फॉर्मूला होता है इसका C2H5OH। ठीक, और यही वो है जिसको कंजप्शन में यूज़ किया जाता है एज ए लीका। ठीक है, तो इसको लीका की तरह भी हम यूज़ करते हैं। हम मतलब वो जो इसको पीते हैं वो लीकर की तरह यूज़ करते हैं। बाकी दूसरे यूजेस भी इसके बहुत सारे हैं। एज ए सॉल्वेंट भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, मेडिसिनल सॉल्वेंट तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। RM का मतलब है रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। ठीक है, साथ में इट इज़ ए इंग्रेडिएंट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक। इंग्रेडिएंट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक, जो भी एल्कोहलिक ड्रिंक आती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जिसमें अल्कोहल पाया जाता है, उनका सबका ये इंग्रेडिएंट है। ठीक, तीसरी चीज़ है एक गुड सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो तुमको याद रखनी है। पहला, जैसे तुमने नाम सुना हुआ है टिंक्चर, टिंक्चर आयोडीन करके, इसका यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक के फॉर्म में। ठीक, और कफ सिरप जो आते हैं, कफ सिरप में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और बहुत सारे टॉनिक आते हैं वैसे भी, तो उनमें टॉनिक्स वगैरह में भी इसका मेनली यूज़ करते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ ये सॉल्युबल होता है वाटर में, तो वाटर सॉल्युबल है। साथ में अगर इसको थोड़ी सी अमाउंट में या एक स्मॉल क्वांटिटी में भी ले लिया जाए, टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी, तो ये क्या करता है, ड्रंकननेस को कॉज करता है। यानी कि इंसान को पियक्कड़ जैसा फील होने लगता है, यानी कि जैसे उसने कोई चीज़ पी है, तो ये ड्रंकननेस को कॉज करेगा अगर कोई भी इंसान इसको थोड़ी बहुत अमाउंट में ले। ठीक, आगे बात करते हैं कि अगर आप इसको प्योर ले लेते हैं, यानी कि अगर हम बात करें स्मॉल क्वांटिटी ले जाएं बट दैट भी प्योर, तो ये लेथल होता है एकदम, यानी कि डेंजरस हो जाएगा, कैन कॉज डेथ। जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको एक तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। ठीक, अब इसकी जो लॉन्ग टर्म कंजप्शन है, कंजप्शन लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये चीज़ भी तुमको याद रखनी है भैया, इसको अगर लॉन्ग टर्म में कोई लेता है तो उसको बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम रिएक्शन ऑफ एथेनॉल की। ठीक है, ओके, लेट्स से पहली रिएक्शन आती है रिएक्शन विद सोडियम। ठीक, हम जानते हैं सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है। अगर हम एथेनॉल की रिएक्शन करा दें सोडियम के साथ, ठीक, तो जैसे हम जानते हैं कि कोई भी एसिड सोडियम के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है, और सॉल्ट बनाने के साथ साथ वो उसके साथ क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो सिमिलर यहाँ पे रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है एसिड की तरह और ये बिहेव कर रहा है बेस की तरह। ठीक, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी और हमारे पास बन के आएगा ये, साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ये कहलाता है हमारा सोडियम एथेनॉल था ये, तो इसे बोल देंगे एथॉक्साइड। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा, एथॉक्साइड। तो इसका नाम हो गया सोडियम एथॉक्साइड और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक, अगली रिएक्शन है जो सोडियम की होती है वो है रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी अपने आप में एक बड़ी अच्छी रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, कोई भी एल्कोहल
जब हीट किया जाता है H2SO4 के साथ तो ये देता है यहाँ पर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो देता है यहाँ पर एल्कीन। और ये जो है H2SO4 यहाँ पर, ये यहाँ पर बिहेव कर रहा है ऐसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है जो रिमूव कर सकते हैं H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल, रिमूव कर सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्या करते हैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करा देते हैं एथेनॉल से। होता क्या है ये देखें आप। हीट करेंगे, साथ में लेंगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ये यहाँ पे जो ये पूरा वाला मॉलिक्यूल ये यहाँ से ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ये बॉन्ड जाएगा इस तरफ और ये बॉन्ड जाएगा इस तरफ। प्रोसेस थोड़ी अलग है लेकिन तुमको सिर्फ इतना समझना है कि जैसे ही बॉन्ड जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन के आती है। और ये हमारे पास बन के आ गई एल्कीन और साथ में निकल गया H2। ठीक है, प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट होती है बट आपके लिए इतना ही समझना है कि भाई इस तरीके से क्या होता है, इससे ये मॉलिक्यूल निकल जाता है और रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये याद रखना है आपको। यहाँ पर इससे भी क्वेश्चन आ चुका है कि भाई ये किस तरीके से बिहेव करता है, तो ये बिहेव एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट दैट रिमूव्स द H2O मॉलिक्यूल फ्रॉम द एल्कोहल। अब बात करते हैं हम दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की, वो है हमारा एसिटिक एसिड। ठीक, ये इसको बोलते हैं एथेनोइक एसिड और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड। अगर हम इसकी बात करें तो इसका 5 से 8% या फिर सम टाइम कुछ लोग बोलते हैं 5 से 10% जो भी मिक्सचर होगा वाटर के साथ उसको बोलते हैं हम विनेगर। ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या, विनेगर। और इसी विनेगर को हम यूज़ करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल और सम टाइम फूड के अंदर भी। तो ये एक फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की इसके, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो प्योर एथेनॉल वो होता है अराउंड 290 केल्विन। ठीक है, यानी कि रूम टेम्परेचर से बस थोड़ा सा ज़्यादा लगभग 13-14। ठीक, और विंटर के मौसम में, विंटर सीजन में इट फ्रीजेस, दैट्स वाई इसको बोलते हैं हम, अगर प्योर है तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ऑलराइट, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे तुम जानते हो HCl, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पर जो एसिडिक एसिड है ये एक वीक एसिड है, तो याद रखना है ये वीक एसिड है, बिकॉज जो नेचुरल एसिड होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो ये नेचुरल एसिड है। नेचुरल एसिड मतलब नेचुरली प्रोसेस के थ्रू ये बन के तैयार होता है। अब बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन की। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो पहली रिएक्शन आती है इसकी एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन में क्या होता है कि एक एल्कोहल लेंगे हम, दूसरा लेंगे एसिटिक एसिड, और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों की जो एक शार्प स्मेल होती है वो ख़त्म होकर हमको स्मेल आएगी एस्टर की। एस्टर का फॉर्मेशन होगा विद द वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो एस्टर बना है, ठीक है, ये जो एस्टर बन के आया है अभी अभी हमारे पास, इसकी स्मेल होती है एकदम फ्रूटी स्मेल। अब सीधी सी बात है भैया, फ्रूटी स्मेल है तो इसका यूज़ करते हैं हम परफ्यूम बनाने में। ठीक है,
परफ्यूम के अंदर यूज़ करते हैं, या फिर एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसका हम यूज़ करते हैं एज ए फ्रेगरेंस वाले मटेरियल बनाने में। ठीक है, तो नॉर्मली इसका फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह बनाने में या फिर फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और रीज़न क्या है? बिकॉज इट फॉर्म्स कंपाउंड दैट हैज़ ए सम काइंड ऑफ गुड स्मेल। ठीक, तो अब इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं। चलो, ये है तुम्हारे पास एथेनॉल, रिएक्शन करवाई आपने CH3COOH। जब आप करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा कुछ ऐसे। इस चीज़ का याद रखना कि OH निकलता है हमेशा इससे, जो एसिड है उससे OH निकल रहा है। यहाँ पे थोड़ी कहानी अलग है। और H निकलता है हमेशा एल्कोहल से। ये बात तुमको याद रखनी है हमेशा कि यहाँ से निकलता है H और यहाँ से निकलता है OH, और हमारे पास बन के आता है कुछ ये COO, और ये आ जाएगा CH2, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। इसको बोलते हैं हम एस्टर। ठीक है, ये बन गया हमारा एस्टर। ऑलराइट, नाम क्या हो जाएगा इसका? एथाइल एसीटेट। ये सारा हिस्सा जो वो एथाइल है और ये सारा हिस्सा जो वो एसीटेट का है, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइल एसीटेट। ठीक है, अब इसकी स्मेल क्या होगी? साथ में क्या निकलेगा? H2, और इसकी स्मेल कैसी होगी? फ्रूटी स्मेल होगी। ठीक, और इसी के लिए कभी कभी अगर हमको ये हमारे पास दिया हो तो हम इसका टेस्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, तो हमको फ्रूटी स्मेल आती है, और इस तरीके से हम इस प्रोसेस को करवा सकते हैं। इस प्रोसेस की रेट को बढ़ाने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है थोड़ा सा टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यूज़ करते हैं हम एसिड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। ठीक, फ्यू ड्रॉप्स, और ये एसिड हमेशा ही होना चाहिए H2SO4, यानी कि H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ पे डिहाइड्रेशन भी हो जाता है साथ में, और दूसरी प्रोसेस भी हो जाती है। अब अगर कहीं पर तुम्हारे पास एस्टर है, ये तुम्हारे पास एस्टर है, अगर इसमें आप डाल दो बेस, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एस्टर फिर से क्या दे देगा तुमको? एक तो सॉल्ट देगा, किसका? इसका सोडियम एसीटेट का। ठीक, और साथ में देगा फिर C2H5OH, यानी कि एल्कोहल, यानी कि एथेनॉल। ठीक, तो इसका सॉल्ट आ जाएगा और इसका एथेनॉल आ जाएगा। इस तरीके से क्या होगी, आपको यहाँ पर एसिटिक एसिड की रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग टू द सम अदर फ्यू रिएक्शंस, जिसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें यही पोटाशियम और या फिर सोडियम के सॉल्ट की, पोटाशियम सोडियम एसिडिक सॉल्ट की, इन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं सोप, यानी कि इसका जो मिक्सचर होता है, सॉल्ट होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? हमारे सॉल्ट। इसी प्रोसेस का यूज़ करते हैं। दिस processes are used in the manufacture of soap and detergent. ऑलराइट, ओके, अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद बेस। ऑलराइट, ठीक है, बेस के साथ रिएक्शन क्या होगी? CH3COOH है ऑलरेडी आपके पास, रिएक्शन करवा रहे हो सोडियम के साथ, सोडियम OH के साथ, तो ये बेस है, ये एसिड है। एसिड हमेशा देता है H पॉजिटिव, बेस हमेशा देता है OH माइनस। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी तो पहले तो बन जाएगा H2, बचा क्या? बचा ये CH3CONA, इसको बोल देंगे हम सोडियम एसीटेट। तो ये सॉल्ट बन गया हमारा सोडियम एसीटेट, जो क्या है? एक सॉल्ट बन के आ जाएगा। अब बात करते हैं हम रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, तो पहला वाला चैप्टर था जब हम इसके बारे में स्टडी कर रहे थे, तो वहीं पे हमने इस चीज़ को देखा था। ठीक, और एसिड बेस में भी हमने इसको देखा था कि जब कोई एसिड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ,
या फिर कार्बोनेट के साथ। तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनता है पहला सॉल्ट, दूसरा बनता है आपके पास सॉल्ट के बाद जो चीज़ बनेगी वो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और फिर साथ में बनेगा वाटर। इस तरीके की रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो ये 3 प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। वही हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे ये मेरे पास एसिटिक एसिड है, अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ इसकी NaHCO3 के साथ, ये क्या है हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये एसिड है भाई, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले तो सॉल्ट बनेगा, तो एसिड हमको मैक्सिमम क्या दे सकता है, एसिड हमको मैक्सिमम दे सकता है H पॉजिटिव। तो ये H पॉजिटिव तो वाटर ही बनाने वाला है। तो पहले तो सॉल्ट बनाए थे हम। सॉल्ट में क्या होता है, एक तो हमारा ये सारा पार्ट होगा और एक होगा हमारा सोडियम का पार्ट। तो हमारे पास ये बन गया सोडियम एसीटेट। ऑलराइट, उसके बाद क्या होगा, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर का और एक हाइड्रोजन इधर का और एक कार्बोनेट के साथ मिलकर बना लेगा पहले CO2 और फिर बना लेगा H2। इस तरीके से दूसरी रिएक्शन ले लेते हैं। इस बार रिएक्शन हो रही है हमारी सोडियम कार्बोनेट के साथ। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो सोडियम कार्बोनेट है। रिएक्शन होगी, फिर से क्या बनेगा, ऑफ कोर्स वही। सबसे पहले तो बनेगा हमारे पास ओके सोडियम एसीटेट, फिर साथ में CO2 बनेगा एंड देन जो बन के आएगा हमारे पास H2 बन के आ जाएगा। तो सिमिलर प्रोसेस होती है दोनों ही बार, ठीक। बस दोनों बार प्रोडक्ट के आएंगे सेम आएंगे, बस थोड़ी बहुत बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं था। 2 के 2 हाइड्रोजन हमको कहाँ से मिलने वाले थे, यहाँ से मिलने वाले थे, ठीक। इस तरीके से ये क्या होता है, दूसरा वाला जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्लास 10 के अंदर, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम दूसरे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक कौन सा है, जैसे सपोज करें अगर आप वाटर की बात करें तो वाटर भी क्या होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर, ठीक। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, वो नॉर्मल वाटर जो किसी भी साबुन के साथ झाग दे दे। हार्ड वाटर क्या होता है, जिसके अंदर कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन ATC की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो, देयर कॉन्सेंट्रेशन मोर होती है, तो उसको बोल देते हैं हम हार्ड वाटर। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम इसके साथ सोप अप्लाई करते हो तो ये कैल्शियम और ये मैग्नीशियम इसके साथ मिलके बना लेते हैं सॉल्ट, जिस सॉल्ट को हम बोलते हैं स्कम। इस सॉल्ट को क्या बोलते हैं हम, स्कम बोलते हैं। अब ये बॉडी के ऊपर चिपक जाएगा, पूरी बॉडी के ऊपर चिपक जाता है ये स्कम, ठीक है। किसके बने होते हैं, मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं और कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं। अब इनको धोने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा सोप का यूज़ करना पड़ेगा, तो मोर सोप इज़ यूज्ड और मोर वाटर इज़ यूज्ड, ठीक है। मोर सोप यूज़ होगा और मोर वाटर यूज़ होगा इसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। लेकिन सॉफ्ट जब इनके साथ झाग देने की बात आती है सोप के, तो यहाँ जो झाग आएंगे वो मोर आएंगे और यहाँ जो झाग आएंगे वो लेस आएंगे, क्योंकि ये झाग भी बहुत कम देता है। एक तरीके से ये रिएक्शन ही नहीं करता, ठीक है, रिएक्शन वहीं पर रुक जाती है। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिटर्जेंट का, ठीक। ये डिटर्जेंट क्या होते हैं, ये हार्ड वाटर जो है उसके साथ भी झाग दे देते हैं। तो हार्ड वाटर के साथ भी ये झाग दे देते हैं बड़ी आसानी से। अब जब ये झाग देंगे तो जो सोडियम और जो उसके मैग्नीशियम के सॉल्ट के यहाँ पे नहीं बनते, ऑफ कोर्स बनते होंगे, ठीक। लेकिन वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अब सॉल्युबल इन वाटर होने की वजह से क्या होगा कि वो आसानी से पानी के साथ निकल जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो ये डिटर्जेंट हैं, जैसे सपोज करो ये क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सॉफ्ट वाटर या सोप जो होते हैं, ये और जो हमारे एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड सॉल्ट होते हैं सोडियम के साथ और पोटेशियम के साथ। बट यहाँ पर कंडीशन अलग है डिटर्जेंट के केस में। ये क्या होते हैं, ये होते हैं सल्फोनिक एसिड सॉल्ट और साथ में होते हैं अमोनियम सॉल्ट। किसके साथ होते हैं, वो भी सोडियम के और पोटेशियम के साथ ही होते हैं। तो ये डिटर्जेंट के अंदर ये थोड़ा डिफरेंट होता है। यही रीज़न होता है कि अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो ये हाथों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है या हाथों को ज़्यादा काटता है,
ठीक, साथ में इसमें क्लोराइड और ब्रोमाइड भी होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है, क्लोराइड और ब्रोमाइड भी होते हैं, यानी कि इनका नेचर जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है एक तरीके से। ठीक, और ये जब हार्ड वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो यहाँ पे जो सब्सटेंस बनेगा वो वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तुमको खास तौर से याद रखनी है। तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई, हार्ड वाटर हो गया और सॉल्ट वाटर हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है जो हम कॉमनली बात कर लेते हैं। लेस जो हार्ड वाटर है हमने देखा उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन रहते हैं, तो इसकी हार्डनेस को कैसे दूर किया जाए? तो हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे दूर करें, यानी कि कैसे रिमूव करें? तो इसको रिमूव करने का रीज़न क्या है? देखें, अगर आप कैल्शियम के साथ डाल दें सोडियम कार्बोनेट, ठीक, तो ये कैल्शियम क्या करेगा, यहाँ पर बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक, ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम ले लेते तो ये भी बना लेता मैग्नीशियम कार्बोनेट, और ये भी सॉल्ट क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर वॉशिंग सोडा का यूज़ करके इसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा जो वॉशिंग सोडा है ये परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म कर देता है, हार्डनेस को रिमूव करा देता है। तो यू नीड टू लुक इनटू दिस केस और अंडरस्टैंड कि भाई कौन सा सब्सटेंस है जो परमानेंट हार्डनेस को दूर करा देता है, तो उसका मतलब ये है। अब बात करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट की, कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझ लेना। देखिए, कोई भी जब फैटी एसिड होता है तो उसके अंदर एक लॉन्गेस्ट चेन होती है, किसकी, हाइड्रोकार्बन की, और एक तरफ रहता है निगेटिव चार्ज और वहाँ पे जुड़ा रहता है कोई भी पॉजिटिव कैटायन। ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, इसको हिस्से को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड, यानी कि वाटर रिपेलेंट, वाटर को रिपेल करने वाला, यानी कि वाटर के साथ घुलता नहीं, ये वाला हिस्सा। क्यों, हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर है, तो दैट्स वाई नॉन पोलर होने की वजह से यहाँ पर घुलेगा नहीं, वाटर से दूर दूर भागेगा। ये चार्ज है, ये होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि इसको बोलेंगे वाटर लवर। ये वाटर को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारी हाइड्रोफोबिक एंड हो गई और ये हो गई हाइड्रोफिलिक एंड। अब होता क्या है कि जब भी कोई, लेट्स से मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास ये कोई डस्ट पार्टिकल है, ठीक, ये डस्ट पार्टिकल या तो ये कोई भी पार्टिकल जो होगा या तो ये ऑयल होगा, ऑयल है तो ऑफकोर्स ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, या फिर यहाँ पर कोई डस्ट पार्टिकल ही है तो वो भी क्या है, एक तरीके से ऑर्गेनिक मटेरियल है। अब इस ऑर्गेनिक मटेरियल के पास जब भी हम सोप का यूज़ करेंगे, ठीक, तो सोप की तरफ से जो टर्मिनल हाइड्रोफोबिक होगी, ठीक, वो टर्मिनल क्या करेगी, इसके चारों तरफ आकर कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेगी, यूँ करके। अब ये डस्ट पार्टिकल क्या है, इससे इस तरीके से जुड़ जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब जैसे ये डस्ट पार्टिकल इससे जुड़ा, इसी को बोलते हैं, जो ये स्ट्रक्चर बनी बनी है इसको बोलते हैं सोप मिसेल्स, ठीक, ये क्या फॉर्मेशन हुआ है, सोप मिसेल्स का। अब ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन गई जो एक झाग की तरह है, मतलब जो झाग होते हैं उसकी तरह है। जब हम इसके ऊपर पानी फ्लो कराएंगे, यानी कि वाटर फ्लो होगा, तो ये कपड़े पे से इस डस्ट पार्टिकल को लेगी और उसके साथ बह जाएगी, इनके फ्लो कर जाएगी, और हमारा कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी कपड़े को साफ़ करते हैं जिसके अंदर फॉर्मेशन होता है मिसल्स का, और ये मिसल्स जो होती हैं यही क्या करती हैं, उसको एक तरीके से वहाँ से हटाने का काम करती हैं। ठीक, इस तरीके से हम लास्ट तक पहुँच चुके हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं अभी तक, हम उसके बारे में सब डिस्कस करेंगे, ठीक, एंड दैट क्लास विल बी इन द नेक्स्ट सेशन।
एंड वी ऑल्सो डिस्कस अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स जो तुम्हारी हेल्प करेगी इस सब्जेक्ट को मोर क्लियर करने में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। एंड याद रखना कि अगर कोई आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, वी डिस्कस अबाउट इट।